बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने क्लास 10 के बायोलॉजी में ये इनहेरिटेंस का जो चैप्टर दिया हुआ है इसको सिरे से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बाप से जो बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर माँ बाप और उन बच्चों के दरमियान कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सेम होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन का कलर हो गया या हेयर का कलर हो गया, तो इसी तरह के कुछ करेक्टर होते हैं जो कि माँ बाप और बच्चे दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे करेक्टर भी पाए जाते हैं जो माँ बाप में नहीं होते, उनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन बच्चों में क्या होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। इन यूनिक करेक्टर को, ये नए किस्म के करेक्टर जो हैं, इनको वेरिएशन कहा जाता है। अच्छा, तो साइंस ने जब इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग हैरान थे कि ये किस तरह होता है कि ये करेक्टर जो होते हैं माँ बाप से किस तरह, कौन से तरीके के ज़रिए ये बच्चों में मुंतकिल होते हैं। लेकिन आज जो हैं साइंस ने तरक्की की हुई है और इन सवालात का जवाबात हम जेनेटिक्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में क्या है, यू माइट हैव सीन दैट, शायद आप लोगों ने देखा होगा, दैट द चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं ऑफ द पेरेंट्स, माँ बाप के, रिजेंबल विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ, इनके करेक्टर जो होते हैं, इन मेनी करेक्टर, बहुत से करेक्टर में ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेम होते हैं इनके करेक्टर। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे हैव सम यूनिक करेक्टर। इन बच्चों में क्या होते हैं, इन बच्चों में कुछ ऐसी खूबियाँ भी मौजूद होती हैं जो कि एक नई किस्म की होती हैं, आल्सो कॉल्ड वेरिएशन। इन नई किस्म की खूबियों को वेरिएशन कहा जाता है, जो माँ बाप में नहीं होते हैं और बच्चों में पाए जाते हैं। ड्यू टू दी सिमिलरिटी, इन सिमिलरिटीज़ की वजह से एंड डिफरेंसेस, और फ़र्क की वजह से, पीपल बिकम वॉन्डर्ड, लोग हैरान थे इब्तिदा में, दैट हाउ दीज चेंजेस अगर, कि ये तब्दीलियाँ किस तरह होती हैं, मतलब माँ बाप से ये खसूसियात किस तरह बच्चों में मुंतकिल होते हैं, या ये वेरिएशन क्यों आती है, ये तब्दीलियाँ क्यों आती हैं। तो टुडे वी कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्या कर सकते हैं, आज हम इन सवालात का जवाब दे सकते हैं थ्रू जेनेटिक्स के ज़रिए। ये जेनेटिक्स क्या हैं, जेनेटिक्स को जानने से पहले हम इन दो वर्ड्स के बारे में जान लेंगे कि ये हेरिडिटी क्या है एंड वेरिएशन क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी को सिंपल भाषा में कहा जाता है वरासत। हेरिडिटी को वरासत, उर्दू ज़ुबान में इसको वरासत कहा जाता है। हेरिडिटी को एक दूसरा नेम भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी ये दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी को समझाने के लिए मुझे इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, तो आते हैं इस डायग्राम की तरफ। सपोज़ कीजिए ये दोनों क्या हैं, ये एक कपल हैं, ये दोनों पेरेंट हैं और ये एक कपल को रिप्रेजेंट करता है। कपल मतलब जोड़ी, कपल, ये एक जोड़ी है और इसमें ये क्या है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अच्छा, तो सबसे पहले इस मेल और फीमेल ने क्या कर दिया, गैमीट्स बना दिए। अच्छा, गैमीट से पहले सपोज़ कीजिए इस मेल का स्किन का कलर कैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके स्किन का कलर वाइट है, इसके स्किन का कलर सफ़ेद रंग का है। और इस फीमेल के स्किन का कलर कैसा है, सपोज़ कीजिए इसके स्किन का कलर कैसा है, ब्लैक है। अच्छा, तो इसके मेल का जो स्किन का कलर है वो वाइट है और फीमेल के स्किन का कलर कैसा है, ब्लैक है। अच्छा, फिर इन दोनों ने क्या कर दिया, गैमीट्स बना दिए। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गैमीट्स हैं। गैमीट्स, इसमें ये क्या है, मेल गैमीट है और ये क्या है, फीमेल गैमीट है। इस मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है
और इस फीमेल गेमीट को क्या कहा जाता है? एग। जब ये दोनों मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट। और इन दोनों का मिलना क्या होता है? इन दोनों के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल और फीमेल के गेमीट्स मिलना, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होना, इकट्ठे होना, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है। सपोज़ कीजिए ये जाइगोट आके किस में कन्वर्ट हुआ? एक बेबी में कन्वर्ट हुआ। बेबी में ये क्या है? एक बेबी को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटे बच्चे को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस बच्चे में क्या होगा? इस मेल का जो स्किन का कलर था वाइट, कुछ करेक्टर इसका भी इसके अंदर मौजूद होगा। और इस फीमेल के स्किन का कलर कैसा था? ब्लैक। इस ब्लैक करेक्टर का थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ से इस ब्लैक करेक्टर का जाना और वो साथ में इस वाइट का थोड़ा सा जाना, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। तो हम यहाँ से भी हेरिडिटी का डिफिनीशन कर सकते हैं या इनहेरिटेंस का, कि ये वाइट क्या था? करेक्टर था, और ये ब्लैक क्या था? ये भी करेक्टर था। तो द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम दीज टू पेरेंट्स, ये दोनों क्या हैं? पेरेंट्स हैं, टू ऑफस्प्रिंग, औलाद की तरफ। ऑफस्प्रिंग कहा जाता है औलाद को। तो द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इसको इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दफ़ा इन्होंने गेमिट बना दिया और इस जाइगोट बन गया, जाइगोट से एक बेबी पैदा हुआ। और दूसरी मर्तबा भी इन्होंने गेमिट्स बना दिए और गेमिट से जाइगोट पैदा हुआ, जाइगोट से एक अनदर बेबी पैदा हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जो इन दोनों के माबैन क्या होंगे? सेम भी होंगे। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या होगा? कुछ ऐसे करेक्टर भी होंगे जो इन दोनों में कुछ ऐसे करेक्टर भी होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो उन कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन की तारीफ किस तरह है? द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर, खूबियों में फ़र्क का पाया जाना बिटवीन इंडिविजुअल। ये दोनों क्या है? ये एक अलग इंडिविजुअल है, ये एक अलग इंडिविजुअल है। तो द डिफरेंस इन करेक्टर में डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही नस्ल के जो बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनके दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है उस फ़र्क को वेरिएशन कहा जाता है। ये सेम स्पीशी हैं, स्पीशी कहा जाता है सिंपली नस्ल को, एक नस्ल को। ये ह्यूमन बीइंग क्या है? ये भी एक नस्ल है। तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है, जिन करेक्टर में फ़र्क पाया जाता है, ये एक सेम स्पीशी की क्या है? ऑफस्प्रिंग है। और इनके दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है उस फ़र्क को क्या कहा जाता है? वेरिएशन। अच्छा, ये दोनों तो समझ में आ गई। अब जाते हैं जेनेटिक्स की तरफ। ये जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड फैक्टर कंट्रोलिंग देम इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या है? ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी आप लोगों ने पहले ये वहाँ पे पढ़ लिया, और साथ में वेरिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं, एंड फैक्टर कंट्रोलिंग देम, और उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो ये दोनों चीज़ें क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। वो चीज़ें क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो सकते हैं? डीएनए हो सकता है, डीएनए। इसके अलावा जीन हो सकते हैं। इनके अलावा क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशन आते हैं। और इसके अलावा कई और प्रोसेस भी इसमें शामिल है। इन प्रोसेस को हम इंशाल्लाह आगे आने वाले जो
क्या होंगे, आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें क्या करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल में इन चीज़ों को स्टडी कर लेंगे। ये सारे क्या हैं, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये सारे इस इनहेरिटेंस चैप्टर में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दो जो दिए गए हैं डीएनए एंड जीन, इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं डीएनए के ऊपर कि ये डीएनए क्या है। अच्छा, डीएनए से पहले हम जेनेटिक्स के जीन के बारे में पढ़ते हैं जीन के बारे में पढ़ते हैं कि जीन क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक डीएनए मॉलिक्यूल उठा दिया है। ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। और इस डीएनए मॉलिक्यूल के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे ये रेड कलर का जो सेगमेंट नज़र आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इन छोटे से सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, जीन। इनको जीन कहा जाता है। तो हम इसकी तारीफ किस तरह कर सकते हैं, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट कहा जाता है टुकड़े को, ऑफ डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो कि एक ख़ास कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, इज कॉल्ड जीन, इसको जीन कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे बॉडी में, इन ओवर हमारे बॉडी में तकरीबन 25,000 के करीब जीन पाए जाते हैं। 25,000, नॉट एग्जैक्टली पूरी तरह ये 25,000 नहीं है, लगभग कम और ज़्यादा हो सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेंटल वैल्यू है, तकरीबन 25,000 जीन हमारे पूरे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक जीन में तकरीबन 1000 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक जीन तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, ये भी तकरीबन 1000 जीन होते हैं, कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, तो ये था जीन। अब आते हैं डीएनए के ऊपर। डीएनए क्या है, इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये डीएनए क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, और छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। इसका एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक वाल है, एक दीवार है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, ईंट है। तो ये दीवार किस चीज़ से बना हुआ है, ये ईंट से बना हुआ है। इसी तरह हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। एक एक सेल आपस में जुड़ा हुआ है और हमारा पूरा बॉडी इससे बना हुआ है। इसी तरह डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये भी छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। उन यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और ये डीएनए का काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये क्या करती है, माँ बाप से कैरेक्टर आगे ले जाती है, किसकी तरफ, ऑफस्प्रिंग, औलाद की तरफ। तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम यह इस डायग्राम का सहारा लेंगे। ये क्या था, एक डीएनए मॉलिक्यूल था। इस डीएनए के इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है। तो यहाँ पे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड तकरीबन 3 चीज़ों से बना होता है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा पेंटोज शुगर, या इसको 5 कार्बन शुगर भी कहा जाता है, या इसको राइबोज शुगर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस आमतौर पे 4 किस्म के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये पी वाला, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फॉस्फेट ग्रुप। और ये दूसरा जो है एस, ये शुगर को रिप्रेजेंट करता है, इसको 5 कार्बन शुगर भी कहा जाता है, पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। और इसके अलावा राइबोज शुगर भी इसको कहा जाता है।
और तीसरा ये क्या है, ये टी वाला, दिस इज न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड थायामीन। इसको थायामीन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, सॉरी थायामीन नाइट्रोजनस बेस इसको कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें जब आपस में मिल जाती है तो इससे क्या बनता है, इससे 1 न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड, इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड और चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस तरफ भी न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रैंड कहा जाता है। ये पूरा एक दागानुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और इस दूसरे साइड पे भी इसी तरह न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं। ये अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये भी अलग, ये भी एक अलग न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक अलग न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये न्यूक्लियोटाइड भी आपस में जुड़े रहते हैं, किस चीज़ के ज़रिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिखता हूँ, गुड कैट। अच्छा, तो बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एडेनिन किससे मिलता है, गुवानिन किससे मिलता है, साइटोसिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी तरह थायमीन किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम इस ट्रिक का सहारा लेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले आता है जी, फिर यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, OOND, इसको छोड़ दीजिए, बाद में है सी। तो मतलब गोवानिन साइटोसिन के साथ मिलता है। गोवानिन ये जी है और ये सी है, ये गोवानिन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइटोसिन को रिप्रेजेंट करता है। गोवानिन और साइटोसिन साथ में मिलते हैं और फिर क्या है, ए है एंड टी, और एडानिन और थायामीन, एडानिन एंड थायामीन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे गोवानिन और साइटोसिन के दरमियान हमने 3 वर्ड्स छोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि गोवानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होती है। बाकी के दरमियान क्या, एडानिन एंड थायामीन के दरमियान क्या, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होती है। तो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड से 2 स्ट्रैंड बनते हैं और ये 2 स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड होती हैं और एक स्ट्रक्चर बना देती है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को फिर डीएनए कहा जाता है और इस डीएनए के साथ पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा, एक सेल में जब हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को उठाएंगे और इसको इसी तरह स्ट्रेच कर देंगे तो 1 डीएनए मॉलिक्यूल का तकरीबन 2 मीटर तक लेंथ होता है। एक सेल से हमने क्या कर दिया, एक डीएनए मॉलिक्यूल उठा दिया और इसको इसी तरह स्ट्रेच कर दिया, तो ये तकरीबन 2 मीटर का होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं, अगर हम इन सब सेलों से डीएनए निकाल दें और इनको एक दूसरे के साथ, इनको सबसे पहले क्या कर दे, स्ट्रेच कर दे 2 मीटर तक, और फिर हर एक डीएनए को एक दूसरे के साथ जोड़ दें इसी तरह, तो तकरीबन हम 8000 टाइम्स मून की तरफ जा भी सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं। इसकी लेंथ तकरीबन इतनी होती है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 8000 टाइम हम मून की तरफ जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं, अगर हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल हैं और इन सब को इसी तरह स्ट्रेच किया जाए और एक दूसरे के साथ अटैच किया जाए, तो हम 8000 टाइम्स मून की तरफ जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, कमी बेशी इसमें हो सकती है।